Hello student, today I discuss the microscopic form of Ohm's law, or we can say that relation between current density and electric field. हमने लास्ट टाइम में करंट डेंसिटी किया था, करंट डेंसिटी J इक्वल टू हमारे पास आया था करंट पर यूनिट एरिया, ये हमने डिस्कस किया था। इसी के अलावा इससे छोटी छोटी दो टर्म्स और आती हैं इसी के अंदर, जैसे एक आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो कंडक्टेंस क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होगा। यहां पर हम इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी आपके पास, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडक्टिविटी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये आपके पास रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। अब इसी की यूनिट भी उल्टा हो जाएगा। जैसे आप इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट में आप क्या लिखोगे? ओम इनवर्स, या हम कह सकते हैं सीमन, ठीक है, या महो भी कह सकते हैं। ये सब इनकी यूनिट्स होती हैं। ऐसे ही कंडक्टिविटी के अंदर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो सेम ऐसे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई थी? ओम मीटर थी, तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या कहो महो मीटर इनवर्स आपके पास। तो ये सभी इसी के अंदर यूनिट आती है। लेकिन बट आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और वी कैन से दैट द रिलेशन, इसको दूसरे नाम ये भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के अंदर रिलेशन भी पूछा, मतलब आपको ऐसे भी कह सकता है कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बताइए, और दूसरा आपके पास ये भी कह सकता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो आज हम इनके बीच में रिलेशन को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले यू नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I is equal to NEAVD, ये हमारे पास थी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। चलिए इसी से निकालते हैं हम J, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन। इसको इसके नीचे लेके आइए, I अपॉन में A इज इक्वल टू हो गया NEVD। I अपॉन A क्या हो गया? J करंट डेंसिटी, NEVD, VD हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। आपके पास फॉर्मूला क्या आया था? स्मॉल e कैपिटल E टो बाई m। पुट कर दीजिए इसके अंदर, क्या मिला हमें? स्मॉल e स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल E टो बाई m। और अगर E को छोड़ दिया जाए तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? रेजिस्टिविटी रो। अगर E को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आपको पता है अभी पीछे हमने ड्राइव किया था रेजिस्टिविटी, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था रेजिस्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला आया था, रो इज इक्वल टू क्या था? m अपॉन में n e स्क्वायर टो। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के इक्वल, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी सिग्मा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये आप ये भी कह सकते हो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जो J और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो J करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये था हमारे पास इसी के अंदर रिलेशन। इसके साथ साथ आज हम एक टॉपिक और करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपने रेजिस्टेंस के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, अब हम लेके चलेंगे इसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू ML अपॉन में NE स्क्वायर A टॉ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था। यहां से आप क्या कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास है, मैंने बताया था टेम्परेचर पे और डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल के केस में ले लीजिए, फॉर मेटल और कंडक्टर, मेटल और कंडक्टर के केस में जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आपके पास,
टेम्परेचर इंक्रीज देन रिलैक्सेशन टाइम टो, क्योंकि नंबर डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होना है, रिलैक्सेशन टाइम टो के ऊपर, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ एक फास्ट के साथ, और उस वजह से एक हाई स्पीड के साथ उधर ड्रिफ्ट करेंगे, तो उस वजह से आपके पास जो टो है, रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन का टाइम बताया था मैंने आपको, वो टो जो है उसकी वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, और अगर टो की वैल्यू डिक्रीज देन रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। किस केस में? फॉर मेटल या कंडक्टर के केस में। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास रिलैक्सेशन टाइम टो की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ एक रिलेशन और भी आता है इसी के अंदर टेम्परेचर इफेक्ट में, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। आर टी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नोट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर पहले कितना था, बढ़ाया कितना, उसके लिए हमारे पास, तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू मोर मेटल या कंडक्टर के लिए पॉजिटिव आती है। कैसे आएगी? अल्फा की वैल्यू निकालो, यहां से क्या मिलेगा, आर टी माइनस आर नोट अपॉन में आर नोट इंटू में डेल्टा टी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू में टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू मेटल या कंडक्टर के लिए कैसी आएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की, इन दोनों केसेस में उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट इसका इनवर्स। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज देन टो इंक्रीज सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में, और रेजिस्टेंस आपका कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और अल्फा की वैल्यू कैसी आएगी, अल्फा की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। समझ में आई बात, क्लियर है? ये था आपके पास। इसी में अगर हम ग्राफ डिनोट करें मेटल या कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके अंदर ग्राफ डिनोट करें इंसुलेटर में, तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर्व टाइप हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसीलिए हम जब भी कोई भी मेटल की वायर बनाते हैं तो उसके लिए हमें चेक करना होता है उसकी क्या क्या उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर। तो स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इसके अंदर क्या क्या जो अलॉय होती है, जैसे मैग्नीशियम, यूरेका, टंगस्टन, इसको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू लो होती है। इसके अंदर जो अलॉय है ये हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रखती हैं। टेम्परेचर को आप कितना भी बढ़ा लो, इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होगा ना तो उस केस में इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एयर, मॉइस्चर, इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कॉइल एक ऐसी कॉइल होती है जिसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो कॉइल बनाने के लिए, स्टैंडर्ड कॉइल बनाने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। सेम ऐसे रेजिस्टिविटी का आता है। रेजिस्टिविटी का ले लो, ऐसे कैसे आपके पास रेजिस्टिविटी का मिलेगा आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी में भी सेम रहेगा, ज्यादा तो एक चेंज नहीं है। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। देखो वैसे तो अगर आप बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया m इंटू एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टो। ऐसे रेजिस्टिविटी का क्या जाएगा, आपने कंपेयर करके लास्ट में निकाला था लास्ट लेक्चर के अंदर, m अपॉन में एन ई स्क्वायर टो। तो वही रेजिस्टिविटी भी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम टो के। सेम है आपके पास। तो वो का वो इफेक्ट रह जाएगा इसके अंदर भी। फॉर
फॉर मेटल और कंडक्टर के लिए, मेटल और कंडक्टर के लिए आपके पास सेम इफेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, एरो रिप्रेजेंट, ऊपर की साइड में एरो का मतलब है इंक्रीज, नीचे के साइड का मतलब डिक्रीज। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टो रिलैक्सेशन टाइम, टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज। समझ में आई बात? ऐसे ही सेम सेम रहेगा, जो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, उसके अंदर आपके पास जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे टो की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्राफ अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी, रो और टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा आपके पास, वही कर्व टाइप ग्राफ आ जाएगा। इसके अंदर लीनियर आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ करें तो हम लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, वही अल्फा की वैल्यू इसमें भी पॉजिटिव रहेगी, अल्फा की वैल्यू इसके अंदर पॉजिटिव होगी, अल्फा की वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छी तरह से? लेकिन मैंने बताया था इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। क्या? जैसे कॉपर को लेते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं, इनके लिए ग्राफ में बनाने लग रहा हूं, नोट करना। ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ये है कॉपर के केस में। कॉपर के केस में हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का आएगा। कॉपर के केस में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के अंदर निक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन, इनका जो ग्राफ है इस टाइप का आएगा। निक्रोम के लिए, निक्रोम के लिए आपके पास ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा। मैग्नीशियम है जो डिपेंड ही नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है। मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम जो है वो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, और दूसरा लास्ट हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की, वो तो आपको पता ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था आज का आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन।